हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। ये वाला दिख नहीं रहा होगा, नहीं लाल रंग से लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ, जीव विज्ञान। तो हम बताएंगे, उसी क्रम में लिखिएगा, ठीक है? तो ये एक बेसिक परिचय मैंने इसमें लिख दिया था, तो दैट कि आप लोग को थोड़ा सा लिखने में जो बार बार देखना पड़ता है वो ना हो, और कुछ फ्लो रहे। वो तो है ही। अब देखिए बायोलॉजी लिखे हैं, यहाँ जीव विज्ञान लिखे हैं, तो बायलिंगुअल ही ना हुआ। यहाँ बायो लिखे हैं, यहाँ जीव लिखे हैं, ये भी बायलिंगुअल है। यहाँ लोगस लिखे हैं, यहाँ अध्ययन लिखे हैं। तो ये दो शब्दों से मिल के बना है बायोलॉजी। नॉर्मली क्या है ना कि जितने भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं लैटिन और ग्रीक से ही उसका वर्ड का इटिमोलॉजी लिया गया। इटिमोलॉजी किसको कहते हैं? किसी भी शब्द का क्या रूट है, यदि उसको जानते हैं तो उसको कहते हैं इटिमोलॉजी। तो हमेशा जैसे कि भारत में पारंपरिक तौर पर संस्कृत को जो स्थान प्राप्त है, वही विदेशों में लैटिन और ग्रीक को प्राप्त है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो वर्ड का एक अलग ओरिजिन है। जैसे मान लीजिए आप फायर कहते हैं तो वो लोग पायर कहते हैं, ठीक है? तो अच्छा लगता है सुनने में। और थोड़ा सा जैसे कि मान लीजिए आप रात कहते हैं, लेकिन संस्कृत में रात्रि कहते हैं, तो रात्रि थोड़ा सा अच्छा लगता है। किसी को नाम रखना है अपने कंपनी का, फर्म का, बच्चे का, तो देखिए एकदम एंशिएंट में चला जाएगा। कादम्बनी ऐसे बोलेगा नहीं, कादम्बनी नाम रख लेगा, नहीं। तो वही चीज़ें थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है बायोज और बायोस। एक्चुअली वर्ड से बायोस, देन लोगोस। तो बायो मतलब जीव, वन हु हैज लाइफ, और लोगस मतलब किसी भी चीज़ के अध्ययन को लोगस कहते हैं। तो बायोज और लोगस, इसका सबसे पहला प्रयोग, अब यहाँ से पीटी का सवाल शुरू हो गया। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कौन किया था? जैसे कि जनक पूछे तो अलग बात है, कौन इसके फादर थे वो अलग चीज़ है, लेकिन पूछे कि सबसे पहले इस वर्ड का यूज किसने किया? हाँ, तो इसका प्रयोग लमार्क ने किया था, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क। और इसका प्रयोग एक ट्रेविरेनस फ्रांस के साथ जर्मनी रहता है, तो ट्रेविरेनस ने किया था। कहाँ के थे? ट्रेविरेनस। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस दो हो गया। कोई नहीं, लेमार्क और ट्रेविरेनस ये हो गया प्रयोगकर्ता। सबसे पहले जो दो प्रयोग करने वाले थे ये दो लोग थे। उसके अलावा जनक में कहा जाता है, जीव विज्ञान के साथ साथ एक और विज्ञान आता है, तो क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, ठीक है? तो बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, उसमें बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन जंतु मतलब केवल प्राणी वाले का बात है। तो उसके भी जनक अरस्तु ही थे, जिनको इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, बोथ, ठीक है ना? आगे बढ़ा मामला, तो लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक है। कौन है? लिनियस। इन्होंने इसको क्या किया कि दो भागों में बांट दिया। लिनियस ने इसको दो भागों में बांटा। किसको? बायोलॉजी के अध्ययन को। जो अध्ययन था ना, बायोस और लोगस जो था, ये अध्ययन था, इसको दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि प्राइमरीली हम इसको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यानी कि एक प्लांट से संबंधित और एक दूसरा, ठीक है, एनिमल संबंधित। इसलिए लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। टैक्सोनॉमी कहते हैं वर्गीकरण को। तो एक नया सवाल, आपका पीटी का 5वां सवाल यहाँ पर आ गया कि हु वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी, TAXONOMY। टैक्सोनॉमी के पिता कौन थे? लिनियस, ठीक है? फिर आगे एक और सज्जन आए, जिनका नाम और टेढ़ा मेढ़ा था, व्हिटेकर। WHITTEKAR। व्हिटेकर ने 1969 में इसको कहा कि नहीं, 2 से काम नहीं चलेगा, इसको 5 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? तो लिनियस ने जो 2 में बांटा था, प्लांट और एनिमल किंगडम ने, व्हिटेकर ने क्या किया? 5। व्हिटेकर ने 1969 में, इसमें 3 इन्फॉर्मेशन है। एक आदमी का नाम व्हिटेकर, क्या किया? 5 वर्गीकरण। और कब किए? तो 1969 में, ठीक है ना? तो क्या क्या उन्होंने 5 वर्गीकरण किया? पहला उन्होंने कहा, इसको क्या नाम दिया व्हिटेकर ने? पहला है मोनेरा,
दूसरा है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी या फंजाई कहते हैं इसको, ठीक है, और एनिमल। अब इसका डिटेल बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें दिक्कत है नहीं, प्लांट संबंधी में दिक्कत नहीं, जो प्लांट संबंधी तो प्लांटी जो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, और ये हो गया कवक फंगस, और ये हो गया जंतु एनिमल। अब मोनेरा प्रोटिस्टा देख लीजिए क्या होता है। तो मोनेरा क्या है, यह सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणु को मोनेरा कहते हैं। अब वो जगह प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो उससे भी मतलब कि सवाल के जवाब से ही सवाल पैदा हो जा रहा है, नहीं इसको भी बताएंगे। लेकिन पहले आप जान जाइए कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जीवाणु हैं छोटे, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, उनमें, और बैक्टीरिया में भी कई प्रकार है, एक साइनोबैक्टीरिया होता है और एक आर्की बैक्टीरिया होता है, ये सब मोनेरा का पार्ट है। यानी प्रोकैरियोटिक जीवाणु, साइनो जीवाणु और आर्की जीवाणु, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक। बहुत सारा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, लेकिन मेजर डिफरेंस है कि इसमें केंद्रक होता है और दूसरे में केंद्रक नहीं होता है। यानी इसमें केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर में एक आवरण का अभाव पाया जाता है, ठीक है। यही बेसिक अंतर है, वैसे तो 10 अंतर है, और जिसको नहीं पता उसके लिए अंतर है, अंतर है, ठीक है। समझ आ गया? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जब ये प्रोकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। और जलीय एक कोशिकीय होगा यह, उसमें कोशिका का विभाजन नहीं है, लेकिन यह यूकैरियोटिक में एक केंद्रक होता है और एक कोशिकीय जीव होता है। अब इसमें एक जीव और आ जाता है जिसका नाम आप लोग को क्वेश्चन में बार बार आता है, यूग्लिना। नाम सुने होंगे, व्हाट इज यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है यह आता तो है इसी में, प्रोटिस्टा में ही, ठीक है, लेकिन यह जंतु और पादप के बीच की कड़ी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इट इज इन बिटवीन जंतु एंड पादप, यानी कि एनिमल और प्लांट के बीच का ये पार्ट है। मतलब कि जैसे ग्रोथ होता है ना, कि विकास के क्रम में वह इंटरमीडिएटरी है। गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है? अब इतना तक समझ के छोड़ दीजिए। इसमें अब क्या है, रिपीट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? उसको उच्चारण कीजिए, तो भागिए मत उसको उच्चारण से, उसको एकदम कंठ खोलिए। ट्रेवेरिनस क्या है? आप बोलिए। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या है, ट्रेविरेनस है, ट्रेविरेनस। तो होता क्या है कि हम लोग जो जानते हैं वो बोलना चाहते हैं, जो होता है वो नहीं बोलते हैं। से ट्रेवर्नियस एक अच्छा नाम लग रहा है सुनने से, तो हम लोग उसी से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये है ट्रेविरेनस, ठीक है ना, ठीक है। तो इन दोनों ने प्रयोग किया। जीव विज्ञान के पिता कौन थे? जंतु विज्ञान के, और जूलॉजी के, बायोलॉजी के, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में वही थे, ठीक है ना। व्हिटेकर ने क्या किया? ठीक है। और लिनियस ने क्या योगदान दिया? ठीक है, हो गया। बाकी यूग्लिना के क्यों क्या है? ककड़ी है, ठीक है। यह भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है सेल। तो सेल हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन सेल डिवीजन क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले एक जीव द्रव्य, ठीक है, नहीं साइटोप्लाज्म तो कोशिका द्रव्य, ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये ध्यान रखिए। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। कब दिया? 1800। ये वो हम बताएंगे ऐसे भी, जैसे कोशिका जीव द्रव्य
कोशिका विभाजन से शुरू होता है ना, जीव द्रव्य से शुरू होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म से शुरू होता है। जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका का अर्थ ही होता है साइटो। ठीक है, इस जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकेंजन ने। ये क्या होता है जीव द्रव्य? मन में आएगा ना क्या होता है। तो यह एक तरल, गाढ़ा, रंगीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। मतलब लगेगा कि आर पार दिख सकता है। तो यह वह लिक्विड है जो कि किसी बेसिक जीव का निर्माण के लिए जरूरत पड़ता है। यानी कोशिका का सबसे छोटा रूप है यह जीव द्रव्य। और वह कैसा होता है कि तरल होता है, हल्का लिक्विड होता है और थोड़ा सा गाढ़ापन, विस्कोसिटी होती है इसके अंदर, हल्का गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लसलसा जिसे कहते हैं ना, वैसा होता है। और इसके अंदर एक पारभासिता होती है, यानी कि आप यदि लाइट डालेंगे ना तो आर पार लाइट चला जाएगा। इसी को पारभासी कहते हैं। ठीक है, और यह जीवन का बेसिक पदार्थ है ये। ठीक है, और इसमें वेट होता है कि नहीं होता है? वेट होगा, वजन युक्त होता है। और यही बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है किसका? कोशिका का शुरुआत हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। अब आइए इधर, तो जीव की सारी जैविक क्रियाएं किस में होती हैं? जीव द्रव्य के द्वारा होती है। किसी भी जीव की यानी एनिमल का जो भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं वो किसके द्वारा होती हैं? तो आपको सीधे बोलना है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होती है। एक वैज्ञानिक थे हक्सले, क्या नाम था? हक्सले। हक्सले के अनुसार प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यानी प्रोटोप्लाज्म को किसने जीवन का भौतिक आधार कहा? ऐसा सवाल आ जाए तब आंसर विल बी हक्सले, कि who said that protoplasm is the basic necessity for the life। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक फिजिकल बेस देता है, क्योंकि यही तो वजन है, इसमें जगह गिरता तो फिजिकल हो गया ना। कोई भी फिजिकल चीज़ होगा तो उसका एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यह आपका भौतिक आधार देता है। अब इसके दो भाग होते हैं, किसके? जीव द्रव्य के। प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, एक का नाम है कोशिका द्रव्य और एक का नाम है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियो। तो देखिए, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है ना कि कोई भी विषय कठिन नहीं होता है, बस आपको यह सोचना है कि यह कठिन नहीं है। और जहाँ सोच लीजिएगा कठिन है तो फिर तो थीटा देख के लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्क्वायर देख के क्यूब छोड़ देते हैं कि अब कैसे बनेगा। जब ये कुछ सिंगल 17 गुने 19 नहीं हो रहा था, अब 17 का पावर 3 और 18 का पावर 9 है, तो कैसे गुना होगा? तो संभव नहीं। तो नहीं, अभी तक कोई दिक्कत हुआ कहीं पर? तो जब अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्यों हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके कितने भाग होते हैं? क्या नाम होता है? हिंदी वाले बताएं। जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं? केंद्रक द्रव्य। अंग्रेजी वाला ही दोनों बता रहा है, हिंदी वाला पिछड़ जा रहा है। कोई बात नहीं, इंग्लिश ही देगा। हाँ, तो अब लोग सोचते हैं कि बनता कैसे है, मतलब बेसिकली इसके निर्माण में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? व्हाट आर द? तो यही होता है OCHN। यदि चाहेंगे तो इसका आप फार्मूला भी बना सकते हैं, NOCH, नोच। इसका फार्मूला है नोच। नो फॉर हाइड्रोजन। प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और बेसिकली 80% यह लिक्विड होता है। ठीक है, 80% जल होता है और इसमें 81:19 का अनुपात होता है किसका? कार्बनिक और अकार्बनिक। यानी कि 81 अकार्बनिक 81% और कार्बनिक 19%। ये रेशियो है इसका ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक 81 और ऑर्गेनिक 19। ठीक है, अब आइए कोशिका पर। यहाँ तो कोशिका द्रव्य जो उसका मूल निर्माण, तो कोशिका क्या होता है? तो सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी ऐसा ये जो एक प्रोटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म
और एक क्या था, साइटोप्लाज्म। यानी ये 3 प्लाज्म मिल के एक चीज़ बनाते हैं और यह मिल के जो बनता है वह कोशिका है। यानी कि वो जो है वो सबसे छोटी फिजिकल एंटिटी है, लेकिन यह क्या है, फंक्शनल एंटिटी है। अंतर समझ में आया? मतलब उसमें वेट है इसलिए वो उसका फिजिकल एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें क्या है, फंक्शनलिटी है। तो दी फंक्शन पूछे कि सबसे बेसिक फंक्शनल एंटिटी कौन है, तो वो है कोशिका। समझा गया? यही लिखा है कि यह कोशिका क्या है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल भी। सेल से ही बहुत सारा सेल मिलके एक शेप फॉर्म करता है, और बहुत सारा सेल मिलके जो शेप फॉर्म करता है तो टिश्यू बन जाता है ना? हाँ, और वो बन गया। अब ये जो सेल है यह सबसे छोटा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंटिटी है। यानी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, वह है कोशिका। ठीक है, क्लियर? अब यही आगे जब पढ़िएगा तो आएगा कि ये जो सेल है यह जब बहुत सारा मिलता है तो क्या बनता है, उत्तक। अब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो अब बहुत, वही छोटा ही, हाँ छोटा बड़ा जो भी ऑर्गन करिए, और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बॉडी पार्ट्स बनता है। ठीक है ना? तो ये एक तरह से एरे बनता है। ठीक है, अब आइए तो पूछ दे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग अपने बता दीजिएगा। लॉजी मतलब अध्ययन और साइटो मतलब कोशिका। ठीक है, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी किसको कहते हैं? लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है ना? ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कई बार पूछता है इसलिए अचानक हम पूछ दिया आपसे। अब सबसे पहले 1665 में 1665 में यहाँ जो लिखा है डेट, रॉबर्ट हुक ने इस शब्द का प्रयोग किया। तो पीटी का सवाल आता है कई बार कि कोशिका वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया, हु यूज द वर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1665 में उसमें कौन सा युद्ध हो रहा था? 1665 में इतिहास में कौन सा युद्ध हुआ है? 67 में। ये युद्ध कब हुआ था, राक्षस तंगड़ी का, बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? इसी समय हुआ, देख लीजिएगा। हम इसलिए बोले कि इंफॉर्मेशन आपको और रिफ्रेश हो जाएगा। 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था, और उन्होंने कहा कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकुमा है। नाम बड़ा आसान है, हो गया ना? माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकुमा, माइकोप्लाज्म गैली माइको आनंद मूवी देखे हैं? आनंद, हाँ, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना वाला आनंद सिनेमा देखे हैं? GALLISEPTICUMA, गैलीसेप्टिकुमा। तो ये 3 सवाल यहाँ पे बनेगा, तीनों महत्वपूर्ण है। हर बार घुमा फिरा के एक सवाल पूछता है, 3 में से एक सवाल आता है किसी न किसी परीक्षा में। जैसे सबसे किसने प्रयोग किया, ये तो ये आ जाएगा, या फिर आ जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकुमा। या फिर पूछेगा सबसे लंबी कोशिका कौन है, नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स जो है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे, ऑस्ट्रिच एक शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग एक ही होता है। तीन डेटा हो गया। क्या सबसे छोटी कौन सी है, दूसरा सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका, और सबसे बड़ी आप बताइए, हैं? ऑस्ट्रिच का है। तीसरे 2-3 साल पहले ऑस्ट्रिच वाला पूछा था ना शायद बीपीएससी में, ठीक है। अब पूछे कि भाई ये तो कोशिका शब्द का प्रयोग किए, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक है। ये 2 वैज्ञानिक थे,
मिल के इन्होंने किया कोशिका सिद्धांत। तो अब सिद्धांत है स्लाइडर स्वान। हाँ, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर एंड स्वान ने। स्लाइडर एंड स्वान, लेकिन मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप लिखिए SCHLEIDEN स्लाइडन, ठीक है, SCHLEIDEN स्लाइडन एंड स्वान SCHWANN। ये सब जर्मनी के नाम हैं, ये सब टिपिकल होते हैं। जबकि देखिए, हमने तो जर्मन पढ़ा हुआ है और जर्मन में हम बोल भी सकते हैं, जर्मन लिख भी सकते हैं। तो 2 साल मैंने मतलब 117 लोग BHU में जर्मन कोर्स में एडमिशन लिए और 3 लोग पास किए, उसमें से हम एक थे और एक हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग पास किए। तो लोग को तो पास कम से ऑप्शन था ना आपस में बात करने का, उल्टा पुल्टा कुछ भी, लेकिन हम लोग का आपस में बात करने का ऑप्शन नहीं था। फिर भी एकमात्र से जो रट के हम याद करके जर्मन बोल दिए वाइवा में। Ich bin Peter, du bist Paul, ich bin fleißig, du bist faul. I am Peter, you are Paul, I am fast, you are slow. ये मैंने कहा, ठीक है। एक्चुअली बहुत अच्छी भाषा है। जैसे कारक है ना, संस्कृत में कर्ता ने कर्म को 8 कारक चलता है ना हमारे यहाँ, वैसा उनमें भी जो है ना डेटिव एक्यूजेटिव, जो हम लोग जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, डेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, तो वैसा उसमें 8 है। और उसमें क्या है कि मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर के लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं। अच्छा, आर्टिकल? हाँ, जैसे कि औरत है तो औरत को फ्राउ बोलते हैं, तो डी फ्राउ, DIE, डी फ्राउ। लेकिन यदि लड़की की शादी नहीं हुई है जब तक, तब तक उसके लिए डेयर लगाते हैं, यानी कि न्यूट्रल जेंडर। और जब लड़का है तो उसके लिए डास लगाते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या होता है? डास। उसमें भी जैसे आपने वो, इसीलिए डास, कैपिटल मतलब पूंजी और दास मतलब द। लोग सोचते हैं कि दास कैपिटल जो है ना, दासों पर एक किताब है। बहुत लोग, हम लोग भी पहले सोचते थे कि दास पर ही किताब होगा, दास कैपिटल, लेकिन वो है द कैपिटल। दास मतलब द कैपिटल। जैसे देखिए फोक्सवागन जो है ना, वो गाड़ी जर्मनी की है, तो वो डास ऑटो, उसका क्या है? डॉश लिखा था, डॉश मतलब जर्मनी। तो डास मतलब डास ऑटो, पता है कि द ऑटो, और कुछ नहीं। उसका पंच लाइन क्या है फोक्सवागन का? द ऑटो। और फोक्स मतलब जो फोक्स कहते हैं, यंग पीपल को फोक्स बोलते हैं ना, झुंड को। फोक्स वागन, वागन मतलब गाड़ी, जर्मन वर्ड है वागन, ठीक है। तो वैसे जैसे कि उनका क्या है, जर्मनी की जो एयरलाइंस है उसका नाम क्या है? हर देश का एयरलाइंस का मोटा मोटी जानना चाहिए, मेजर कंट्रीज का। लुफ्थांसा, लुफ्थांसा है, पता होगा, एकदम होगा पता, बहुत फेमस है लुफ्थांसा। अब क्या है कि यह 2 शब्द से मिलकर बना है, LUFT लुफ्ट एंड HANSA हंसा। लुफ्ट मतलब जर्मन में होता है हवा, एयर, हवा का हंस। जर्मनी ने लिखा अपने एयरलाइंस को। संस्कृत पे जितना रिसर्च जर्मनी में हुआ है ना, उतना भारत में नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने जर्मन पढ़ा और संस्कृत पढ़ा कि हम थोड़ा रिसर्च कर सके। समय दुनिया की चीज़ों में आ गया, अदरवाइज समय मिलेगा तो ज़रूर संस्कृत और जर्मन पर रिसर्च करके कुछ नया निकालने का प्रयास करेंगे। तो लुफ्थांसा, हवा का हंस। मैक्स मुलर ने जितना काम किया है संस्कृत के लिए, उतना काम भारत के विद्वानों ने नहीं किया। कई लोगों ने किया भी है, सबके लिए नहीं कहेंगे कि भारत का कोई नहीं किया, लेकिन जितनी शिद्दत से वो बाहर से आके कर गए, उतना शिद्दत से हम लोग यहाँ रह के नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कहना है ना कि शब्द का प्रयोग यदि आपको इटिमोलॉजी आ जाए, उसको तोड़ना और जोड़ना आ जाए, तो कई सवालों के जवाब आप ऐसे भी पीटी में निकाल सकते हैं, मेंस में आंसर लिख सकते हैं, इसका फ़ायदा होता है। तो साइटोलॉजी इसको कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। सिद्धांत में बेसिकली क्या है बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका क्या है, कोशिका के क्या क्या फायदे हैं, कोशिका की क्या क्या कार्य कर सकती है, किन किन कार्यों का आधार कोशिका है,
इसी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं, यानी कोशिका के बारे में डिटेल बताना। समझा गया? तो इसी सिद्धांत को दिया स्लाइडेन एंड स्वान। अब कोशिका के प्रकार, जो यहाँ हम लोग आए थे कि मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ क्या है, दो प्रकार है, एक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर हो गया? जो वहाँ पे छूटा हुआ था वो सवाल यहाँ पे आंसर आ गया उसका। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें एक वर्ड लिखिए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। लिखिए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनने के चलते होता क्या है कि क्रोमेटिन नहीं बन पाता। लिखिए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और क्रोमेटिन का निर्माण नहीं हो पाता है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन लिखिए ना, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का निर्माण नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है कि इसमें आवरण नहीं बन पाता है, बाह्य आवरण। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं, क्रोमेटिन नहीं, इसलिए आवरण भी नहीं, आवरण नहीं, और आवरण जब नहीं होगा तो न्यूक्लियस नहीं होगा। आवरण मतलब बाहरी घेरा, बाहर से जो घेरते हैं ना, कवर, लेयर, आउटर लेयर नहीं होता इसमें, सेल वॉल में आउटर लेयर, आउटर कवर नहीं हो पाता है। आगे आएगा। क्रोमेटिन नहीं, आवरण नहीं, इसीलिए न्यूक्लियस नहीं, केंद्रक नहीं। इसके उदाहरण लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक के, जैसे जितने बैक्टीरिया हैं सब प्रोकैरियोटिक होता है। जो अभी जो बर्बाद किए हुए हैं वो वायरस है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का आवरण है। वैसे ठीक है ना, विषाणु भी इसमें आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो भी इसी का उदाहरण है, नील हरित शैवाल। नहीं, बैक्टीरिया तो आएगा ही, हाँ बैक्टीरिया सारा जीव, हाँ काई, वो नील हरित एल्गी जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ठीक है। अब यूकैरियोटिक जो होता है, यह एक इसके ऊपर आवरण होता है, एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसमें जो आवरण होगा तो इसमें क्रोमेटिन भी होगा, और केंद्रक भी होता है। कौन एक्सेप्शन थे? एग्जाम्पल्स है, जीवाणु और न्यूल एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक में झिल्ली होता है, आवरण होता है, मतलब उसका उल्टा जो भी होता है सब होता है। एग्जाम्पल है, जैसे कि ये जो बताया ना प्रोकैरियोटिक, उसके दो उदाहरण हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब कोशिका में कितने भाग होते हैं? कितना भाग होता है कोशिका में? 11 भाग होते हैं कोशिका में। देखने में इतना छोटा कोशिका, और उसको देखिएगा कि माइक्रोस्कोप से कभी देखे हैं कि नहीं कोशिका को? स्कूल में देखे थे, क्या दिखा था? हम कभी दही को देखे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से? 1 लाख गुना बड़ा कर देता है। हम तो अपना हाथ देखे तो लगा कि हाथ काट के फेंक दें, उसमें इतना कीड़ा चल रहा था। और क्या, हाँ आप पे भी चल रहा है थोड़ा कि मेरे पे चल रहा है। बहुत सूक्ष्म जीव कहते हैं ना, वो रहते हैं इस पर। नहाने से तो वो भी नहा धोआ के आ जाएगा फिर। तो कोशिका छोटे से इकाई है, उसमें इतनी संरचना है। वो कहने का मतलब है कि जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो बहुत लाखों लाख कीड़ा, दही में तो इतना चलता है कि बाप रे। लेकिन तो इसलिए कोई कहे कि हम जो है ना शाकाहारी हैं और दही खा रहा है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दूध से दही बनता है। तो चलिए लिखिए, पहला भाग क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका का पहला भाग क्या है? सेल वॉल। दूसरा भाग क्या है?
कोशिका झिल्ली, ठीक है। एक भित्ति है और एक झिल्ली है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? एक सेल वाल है और एक सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, ठीक। कोशिका भित्ति के बाद झिल्ली, और झिल्ली के बाद है तारक काय। तारक काय हिंदी में, और हिंदी में है तारक काय, इंग्लिश में सेंट्रोसोम या सेंट्रोजोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। और चौथा है अंतःपादप द्रव्य जालिका, या अंतःप्रद्रव्य लिखिए उसको, अंतःप्रद्रव्य जालिका। फोर्थ वन है अंतःप्रद्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ याद आया, इसमें प्रोटीन्स रहते हैं ना? हाँ, कुछ याद आएगा। इस सब 10th के पहले का चीज़ है, इसमें कुछ भी आगे का नहीं है। और अब तो 7वां 8वां पढ़ा देते हैं सब, ठीक है। चलिए, 5वां है राइबोसोम, राइबोसोम। छठा है माइटोकॉन्ड्रिया। 7वां है गोल्जी काय। और नहीं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया 6th, 7th है गोल्जी काय, 8th है लाइसोसोम, और यह है 9th है लवक। लवक मतलब प्लास्टिड। अभी लवक के 3 पार्ट हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। लवक के 3 पार्ट हैं, प्लास्टिड के 3 पार्ट हैं। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वहीं पर। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। वर्णी, अवर्णी होता है ल्यूको और वर्णी होता है क्रोमो, यानी जिसमें कोई कलर हो वो क्रोम है और जिसमें कलर ना हो वो ल्यूको है। हरित है तो क्लोरो है। कोई दिक्कत है? 10वां लिखिए, कोशिका का 10वां भाग, रसधानी, रसधानी, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। रसधानी का इंग्लिश होता है वैक्यूल्स, ठीक है। और अंत में आप सेंटर में घुस जाइएगा तो न्यूक्लियस, केंद्रक। अब केंद्रक में एक डीएनए होता है। केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो शुरू में हम लोग पढ़े थे। तो उसमें एक धागे नुमा जाली जैसा होता है, क्रोमेटीन होता है। क्या होता है? क्रोमेटीन। जो क्रोमेटीन एक हम लोग बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्रोमेटीन जो होता है वह किस चीज़ से बना होता है? यह सवाल पूछ सकता है कि तो क्रोमेटीन बना होता है, क्रोमेटीन, डीएनए नहीं, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन बना होता है प्रोटीन प्लस डीएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए, दैट इज क्रोमेटीन, ठीक है। क्रोमेटीन जो होता है वो प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। क्रोमेटीन इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसी डीएनए में एक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोजोम्स, यानी धीरे धीरे आप क्रोमोजोम तक पहुंच गए। अब ये जो क्रोमोजोम है, यानी ये जो गुणसूत्र है, बेसिकली यही हमारे गुणों का वाहक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जो जाते हैं, क्वालिटीज जो ट्रांसफ़र होती हैं। देखिए कि एक ही उम्र में यदि पिता पुत्र दोनों का तस्वीर या फोटो उपलब्ध हो तो उसका बिहेवियर में 90% सिमिलरिटी हो। इतना तक सिमिलरिटी होगा ना कि वो बैठने के समय यदि मान लीजिए वो ऐसे करके खुजली करता होगा तो वो भी उसमें बैठ के ऐसे खुजली करेगा। इतना ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में है, इसलिए पता नहीं चल पाता है। लेकिन आप यदि मैच करा दीजिएगा तो मैच कर जाएगा। चलने का ढंग, बोलने का ढंग कैसे पकड़ लेता है? फलना बाबू का बेटा है, 20 साल बाद भेंट हुआ तब भी फलना बाबू भी ऐसे से करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, इसीलिए मैच करता है।
दिमाग सही है मेरा कोई बोल देता है कि पापा से मिला तो बता रहे हो कि पता है पापा भाई ऐसा किसी को भूल के मत बोलो, जब अनावश्यक तबाही हो जाएगा। नहीं भी करे तो बोलना बहुत कर रहा है। आजकल क्या, पहले तो एक दूसरा तरह का ये था ना समाज, अभी समाज दूसरा हो गया है। अभी तो कौन किसका है पता ही नहीं है, जो जिसका है उसको भी नहीं पता कि उसका है कि नहीं है। संशय की स्थिति बनी हुई है। तो उस संशय में जो एक आध शब्द छोड़ दोगे तो और खतरनाक हो जाएगा। तो इसकी जो गुणसूत्रों की संख्या जो है ना फिक्स होती है, निश्चित। अलग अलग जीव में अलग अलग होता है। मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी में किसके पास गुणसूत्र ज़्यादा होंगे बताओ तो? देख के बोल दिया। चलिए, मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है। चिंपैंजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा। तो प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमेटिड का बना होता है। जो बोले हैं कि क्रोमेटिन का ये भाग है, क्रोमेटिड का बना होता है। और वो कहाँ मिलता है? ये लोग क्या ना, क्रोमेटिड का बना होता है। और ये जैसे कि गुणसूत्र जो है ना ऐसे काटता है, तो जिस जगह पे काटता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमेटिन जो होता है वो धागे में पूरा स्ट्रक्चर होता है, हाँ। पतला, और क्रोमेटिड वही होता है कि उसका गुच्छा टाइप से होता है। वही करना, वो ऐसे करके मिलता है। तो जिस जगह पे मिलता है ना, अब उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है, हाँ, ऐसा होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। ऐसा नहीं, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ से ये टच करता है, ऐसा रहता है। हाँ, तो जो वही तो वो जहाँ पे टच करेगा ना, ये इसी को सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। उसी को समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो गुण क्रोमो नहीं, वो तो अंदर है, डीएनए का पार्ट है जो उसका, मतलब कि क्रोमेटिन और क्रोमेटिड का बना है। लेकिन ये जो घूमता है ना, तो जिस जगह पे कट करता है उस जगह को, पॉइंट को जहाँ मिलता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। गुणसूत्र जो है, यह जो वंशानुगत गुणों के सबसे प्राथमिक वाहक होते हैं। हाँ, यही वंशागति को आगे ले जाते हैं, हिंदी में वंशागति को। और दीज आर द बेसिक कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी क्वालिटीज, ठीक है। गुणसूत्रों में बहुत से जीन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसलिए गुणसूत्र को क्या कहते हैं? वंशागति के वाहक। सवाल पिछली बार आया था, पिछली बार सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है कि देखिए, इस कंसेप्ट को समझिएगा तो सवाल का सेंटेंस अलग भी रहेगा, तब भी आप आंसर कर पाइएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा, है ना। तो ये आप गुणसूत्र तक आ गए, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को समझ गए उसके, कोशिका के। अब ये कोशिका मिलके उत्तक बनाएगा, उत्तक मिलके शरीर का अंग बनाएगा। तो हमको कुछ उत्तकों के बारे में पढ़ना होगा, महत्वपूर्ण। कुछ अंगों के बारे में पढ़ना होगा, और अंगों के बारे में जब पढ़ेंगे तो अंगों के होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना होगा, अंगों के कुछ प्रभावों को पढ़ना होगा, और इनके विकास के लिए क्या क्या चाहिए यह जानना होगा। जैसे प्रोटीन खाने से बढ़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट खाने से बढ़ेगा, जानना पड़ेगा ना। विटामिन खाने से क्या लाभ होगा और क्या ज़्यादा खाने से क्या हानि होगी, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर होगा कि भाई चलिए अब तो रोग या तो ठीक हो गया। जैसे मान लीजिए आपने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस वैल्यू को माना, तो आप प्रिवेंट कर लेंगे तो आपको क्योर नहीं करना पड़ेगा, आपको होगा ही नहीं। लेकिन कई लोग चाह के भी मास्क लगाए हुए हैं, फिर भी वायरस घुस गया, तो क्या करना पड़ेगा? आगतम तो भयम दृष्ट्वा नरः कुर्यात् यथोचितम। जब आ ही गया है तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। वैक्सीन से तो अब काम नहीं होगा, वैक्सीन तो बचाव के लिए है, अब दवा चाहिए। समझा जाए क्या डिफरेंस है वैक्सीन और ड्रग में? क्या? प्रिवेंशन के लिए है वैक्सीन, और ड्रग जो है हो जाए क्योर के लिए, ठीक है। तो हम लोग बायो में फिर क्या पढ़ते हैं कि हम एनाटोमी पढ़ते हैं, अपना शरीर संरचना, कितना हड्डी के साथ जन्म हुआ, कितना हड्डी के साथ मृत्यु हुआ, कितने दांत के साथ जन्म हुआ, कितने दांत के साथ
शायद जन्म हुआ। किसी किसी का हो जाता है। डरावने लगेगा। बहुत 2-3 उदाहरण है जो कि जन्म के समय पूरे दांत थे। पूरा था कैसे हो गया? कहा जाता है ऐसा। दांत की संरचना कि कौन सा दांत जो है मान लीजिए चिंपैंजी से लिया गया है, कौन सा दांत जो है तोता से लिया गया है, ये हैं वो सब है अलग अलग। तो आप यहाँ जो हमारे सब्जेक्ट का मैटर है, हमारे सब्जेक्ट का मैटर ये है कि हमारे शरीर की संरचना, हड्डियों की संरचना, दांतों की संरचना, रुधिर की संरचना, शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, बहिःस्रावी ग्रंथियों की संरचना। पहले उस संरचना को देखेंगे, बेस्ट संरचना, यानी जो डॉक्टर्स का बेसिक काम है। कोई भी डॉक्टरी पढ़ेगा तो पहले एनाटॉमी पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, उस संरचना में होने वाले दोष। अब किसी को पसंद है खूब आलू, तो खा लो बेटा आलू जितना खाना है, बाद में तो अपने कोई दोष आएगा ना। तो प्रोटीन यदि नहीं खाए तो कौन कौन सा रोग हो सकता है? प्रोटीन नहीं खाएगा तो बच्चा तो बॉडी में प्रोटीन होगा। रोग का नाम पूछ रहे हैं, खाली गोल गोल बात मत बताइए। क्वाशियोरकर और मरासमस, बच्चा में होता है ना। हाँ, मरासमस और क्वाशियोरकर। तो ऐसे रोगों के नाम होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विटामिन आप नहीं खाए, जैसे कि विटामिन ए नहीं खाए तो कौन रोग होगा? रतौंधी होगा। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होगा? ये तो सबको याद रहता है, ठीक है ना। तो विटामिन का नाम वैज्ञानिक, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के सोर्सेज सब पूछ लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, चलिए। व्हिटेकर और लिनियस में क्या फ़र्क है? लिनियस ने क्या दिया था और व्हिटेकर फिर पेज, हाँ 5 का था। मतलब लिनियस जो है, लिनियस ने कहा कि 2 विभाग होता है, क्या क्या? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लेकिन व्हिटेकर ने क्या कहा कि नहीं, 5 होता है। क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमल, ये 5 होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हाँ, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का श्रेय किन 2 वैज्ञानिकों को जाता है? लेमार्क और ट्रेवेरिनस। नहीं, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। तो ये कुछ नाम है जो आपसे परिचित है। जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को ही कहते हैं। और एक और विज्ञान वनस्पति विज्ञान, उसको किसको कहते हैं? इस पर लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग कल बोल रहे थे। थियोफ्रेस्टस, नॉट हेरोडस, ठीक है। हेरोडेटस तो इतिहास में, हाँ थियोफ्रेस्टस। तो इन चीज़ों को, उसके अलावा आइए एक बड़ा ही एक सवाल इससे आता है, स्टेट कमीशन में भी और यूपीएससी में भी अल्टरनेट ईयर में आ जाता है, ठीक है। लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, जिसके लिए उनको बाद में मतलब नोबेल प्राइज़ भी मिला था, लेकिन इसके लिए नहीं मिला था, उनको मिला था एंटीजन को खोजने के लिए, ठीक है, ब्लड एंटीजन के लिए। जो RH फैक्टर जो होता है ना, उसके लिए मिला था लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़। लेकिन यह क्या है कि यह माँ का और ये पिता का ब्लड ग्रुप है। तो माँ और पिता का क्या ब्लड ग्रुप होगा, तो बच्चे में क्या क्या संभव है और क्या क्या असंभव है। DNA टेस्ट जो करते हैं कि इसका यह ओरिजिनल बच्चा है कि नहीं, तो उसमें इस प्रोसेस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। DNA अलग चीज़ है, ये ब्लड, तो ब्लड ग्रुप से भी कहीं पता चल सकता है, और जब इससे पता नहीं चलेगा तो DNA से पता चलेगा। जैसे सबसे आसान है, यदि माँ का भी O है और पिता का भी O है, तो बच्चे में केवल और केवल O होगा, ठीक है। माँ पिता दोनों का यदि O है तो बच्चे का केवल और केवल O होगा, और O के साथ A है तो यही 2 संभव है, O के साथ B है तो वही दोनों संभव है। जो यूनिक है उसको याद कर लीजिएगा, बाकी सब कॉमन है। अब O के साथ AB है तो O संभव नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, यह यूनिक है। क्या है? O के साथ AB है तो O नहीं होगा, A और B अलग अलग हो जाएगा, AB भी संभव नहीं है।
मतलब ये देखिए, ये बड़ा टिपिकल है कि इसमें जो माँ का ब्लड ग्रुप है और जो पिता का ब्लड ग्रुप है, बच्चे में किसी का वो ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अब ये ए और बी होगा तो चलो कोई नहीं, मजाक नहीं, ठीक है। सबसे इसमें जो याद करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा संभव ग्रुप किस में है, तो ए और बी में, इसमें चारों संभव है। तो यह एक सवाल आता है कि किन माता पिता के बच्चों में सभी ग्रुप संभव है, तो ए और बी में, ठीक है। इसमें ओ भी है, ए भी है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, और इसमें असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ए और ए भी है तो इसमें 3 हो रहा है, 0 छूट जा रहा है, यानी ओ छूट जा रहा है। बी और बी में एक देखिए, न माँ का ओ है न पिता का ओ है, लेकिन बच्चे का ओ हो गया। उसी तरह ओ और ए में भी है। ए में भी वही सेम चीज़ है, ऊपर यहाँ भी तो है ए और ए, हाँ, ए और ए। यहाँ भी तो एक ओ एक्स्ट्रा, बी, ए, ठीक है। बी और ए बी है, उसमें भी 3 संभव है, तो ए और ए बी हो चाहे बी और ए बी हो, दोनों में तीनों संभव है। और ए बी और ए बी में भी तीनों संभव है। देखिए अब इसमें आपको कैसे याद होगा ये बता रहे हैं। ओ में सबसे कम, तो पहले याद कीजिए सबसे कम किस में संभावना है बच्चा का ग्रुप में डेविएशन का, तो यदि माँ का भी ओ हो और पिता का भी ओ हो तो बच्चे में केवल ओ होगा। एक याद हो गया। दूसरा ए बी ओ और ए बी, यह चारों है, यानी यह किस में संभव है, तो ए बी में। यह दोनों को याद कर लीजिए, बाकी सब में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओ ए है तो ओ है, ओ बी है तो ओ बी है, यहाँ केवल थोड़ा सा यूनिक है, इसको याद कर लीजिए कि ओ ए बी में ए और बी। ओ ए बी रहेगा तो ए बी हो जाएगा, और बी ए बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे बी ए बी में तीनों हो जाएगा। ओ ए बी में ए बी हो रहा है, लेकिन बी ए बी में और ए बी में, तो ए बी में तीनों, बी ए बी में तीनों, ए बी में तीनों, तो 3 वाला का लिस्ट याद कर लीजिए। 3 वाला कौन है, ए बी 3, बी ए बी 3 और ए बी 3। और इसमें क्या कंसेप्चुअल बात क्या है कि किसी में ओ नहीं है, ए बी कॉमन, तो ये 3 आपका क्लियर हो गया। और जो एक ही जैसा रहता है ना, उसमें एक ओ जुड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ए रहेगा तो ए और ओ हो जाएगा, बी रहेगा तो बी और ओ हो जाएगा। तो यह भी एक फार्मूला से ये चीज़ भी आपको याद हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला याद है, ओ याद हो गया ना। अब देखिए बोलिए, ओ ए, ओ बी, ठीक है। और ओ और ए बी, ये अच्छा, ए और बी, ए और ए बी चारों। चलिए नीचे आइए, ए बी तीनों, बी गुड तीनों, क्या बात है, याद हो गया, परफेक्शन पे याद हो गया, मतलब कहीं किसी का गलती नहीं। किसी को कोई शक है क्या अब इसमें? अब ये जब याद है तो जैसे गर्म जलधारा याद है तो ठंडी पता है, ठंडी पता है तो गर्म पता है, वही चीज़ यही हो जाएगा। नहीं, ये तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मजाक लग रहा है, यह सीरियसली बहुत सारी जगह पे ये ब्लड ग्रुप लोग पढ़ाते ही नहीं। क्लास में यदि बता दिए तो समस्या दूसरी पैदा हो जाती है, क्योंकि दिल्ली उल्ली में बहुत सारा ऐसा है ना, तो दिक्कत होता है। इसलिए जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, मुंह में लार होता है, ठीक है ना। अधिकांश खाने में स्वाद जो आता है वो लार के चलते आता है, और हम लोग सोचते हैं कि खाना स्वादिष्ट बना है। ये अलग बात है, खाना स्वादिष्ट होता है तभी मुंह में लार बनता है। लेकिन कई जगह पे खाना रूखा सूखा होता है, लेकिन उसको भी स्वादिष्ट करने के लिए क्या देते हैं हम लोग, अचार दे देते हैं। अचार से क्या होता है कि खट्टा और तीता जो होता है उससे लार निकल जाता है, तो अंततः लार ही स्वाद देता है। आप कभी मोटी रोटी खाइए मल्टीग्रेन का, और उसमें कुछ मत लगाइए, हल्का नमक चीनी डाल के, जो भी हो, नमक तेल, आप तब भी वो बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि उसको खाते समय आपके मुंह में बहुत सारा लार बन जाता है। बोलते समय बन जाए तो बोलने में दिक्कत हो जाएगा। तो लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन और माल्टेज। यह सवाल कई बार रिपीट किया है, आगे भी पूछ सकता है। लार का इंग्रेडिएंट क्या है, टाइलिन और माल्टेज।
और यह पूरा पाचन की प्रक्रिया है, यानी कि पहले मुंह में, फिर उसके बाद एसोफेगस में, फिर उसके बाद अग्न्याशय में और उसके बाद आंत में। ये अलग अलग जगह पे खाना पहुंचता है, या अलग अलग ग्रंथियां हैं, जैसे मुंह है और ये पूरा जो है ये एसोफेगस का एरिया है। उसके बाद जो यहाँ पे गोल टाइप का बना होता है जिसको स्टमक कहते हैं, और उसके बाद एक छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर कोलोन होता है, फिर रेक्टम होता है। यह पूरा आपका अंदर का पाचन तंत्र है। कुल मिला के ये बहुत लंबा चौड़ा 7-8 मीटर का सिस्टम है। हम लोग तक खाए खुजाए बत्ती बुझाए काम खत्म, ऐसा नहीं है। 7 मीटर लीवर और 2 मीटर थोड़ा बहुत ये है। तो हमारा कहना है कि ये लार से ही काम, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, सवाल पूछेगा तो मुंह से, ठीक है, और फिनिश एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है, यानी कि एक्सक्रीशन से। तो उस बीच में हर जगह उसका अवशोषण होता रहता है। मेन टारगेट क्या होता है पाचन का? टारगेट होता है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, या तो वसा खाएंगे, या प्रोटीन खाएंगे, या विटामिन खाएंगे, यही ना खाएंगे, लेकिन सबको हमारे शरीर को ऊर्जा देने लायक सबसे सूक्ष्म रूप में आना पड़ेगा और सुग्राह्य रूप में आना पड़ेगा, जिससे कि वो मतलब इजीली एनर्जी दे सके। तो इसलिए देखिएगा कि अंततः एनर्जी देने के लिए क्या होता है, उसको इस फॉर्म में या तो ग्लूकोज बने, फ्रुक्टोज बने, एमिनो अम्ल बने, तब जाके वो एनर्जी का फॉर्म दे सकता है, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ उसके उसमें से यूज करने लायक जो भोज्य पदार्थ है, मतलब एक्चुअली किस चीज़ का यूज हो रहा है। तो प्रतिक्रिया एंजाइम और ये जब मिलते हैं तो यह चीज़ बन जाता है। समझा गया? हाँ, ये बन जाएगा तो यह आपके एनर्जी, आप शरीर के जो शरीर के लिए सोर्स ये हो जाएगा। पेप्टोन, कैल्शियम पैराकैसिनेट, पॉलीपेप्टाइड, शर्करा, वसा, ठीक है ना, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये है। तो इसमें आपको याद करना है ये चार्ट कि मुंह में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जठर रस में, यानी कि यहाँ पर पेट के पास जो है कौन सा पाया जाता है, अग्न्याशय में कौन सा पाया जाता है, और आंत में कौन कौन सा पाया जाता है। तो 2 है मुंह में, 2 है जठर रस में, ठीक है ना, पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं इसको, ठीक है ना, पेप्सिन और रेनिन, और नीचे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, यह अग्न्याशय में है, यानी कि मेन पेट जो बड़ा भाग है। और मेन नहीं, ऊपर जठर रस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस, और इसके बाद अग्न्याशय हो गया, यानी कि मेन स्टमक जो हुआ आपका वहाँ पर, और आंत में ये 5 पाया जाता है, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, ठीक है। ये नहीं पूछेगा किसको क्या करता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई देखिए टाइलिन में क्या होता है, तो मंड, यानी कि जो शुरुआती स्टार्च वगैरह हम लोग जो लेते हैं उसको यह चेंज कर देता है माल्टोज में। माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में। मान लीजिए हमने माल्टोज ही लिए तो माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। उसी तरह से पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है। रेनिन क्या करता है, कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट बना देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बना देता है। तो यह छोटा कण होता है, यह मतलब ऑब्जर्व हो सकता है शरीर में, जैसे ब्लड में भी घुलता है। जैसे आंत के अंदर कभी कैमरा से देखे हैं, मतलब किसी के आंत के अंदर कैमरा लगा हो तो उस फिल्म को देखे हैं? हम लोग घर में तो बहुत बार लगा, बीमारी उमारी भी लग ही जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि, या फिर चित्र देखे होंगे आजकल तो मतलब यूट्यूब पे सब कुछ दिखता है। उसमें क्या होता है ना, ये मान लीजिए हॉलो ये है, आंत है, तो इसके अंदर टेंटिकल निकले होते हैं ऐसे ऐसे। खाना ही नहीं कि एकदम बहुत पाइप है और स्मूथली जा रहा है, उसमें ये जो है ना, ये जैसे इसके अंदर से मान लीजिए खाना जा रहा है तो ये सब ऐसे ऐसे उसको छूते रहेगा, उसको ऐसे ऐसे रगड़ते रहेगा। नहीं, ये देखने में लगेगा कि ऐसे जाली नुमा आकार है, लेकिन यही शोषक है, अवशोषण करता रहता है, एब्जॉर्बेंट है, झिल्ली टाइप का रहता है। तो इसलिए उसके आंत में कुछ सटता भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैसा उस तरह का बना हुआ है। कैसे हम लोग पावदान होता है तो उसमें नहीं निकला रहता है, तो उस तरह का सॉफ्ट टाइप का, जो कि अपना आकार प्रकार चेंज कर सकता है, जाने का रास्ता भी देगा, लेकिन उसमें से आइटम ले लेगा, अपने काम का आइटम ले लेगा। अब बाकी जो बच गया वो रफेज है, तो अवशोषण करके। तो इसीलिए देखिए एकदम एग्जैक्टली आप दवा खा रहे हैं, एक थोड़ा सा इतना खाना खाया उसमें एक तो दवाई खा लिए, लेकिन वो जो वहाँ लगा हुआ सेंसर वो दवा को निचोड़ लेगा उसमें से,
तो इस प्रक्रिया को समझना है कि क्या होता है ट्रिप्स। अब पूछेगा क्या कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को किस चीज़ में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड में। कई बार सवाल आया है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इरेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को, तो एमिनो एसिड्स में बदल देता है।